फिजिकल ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 7। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कहां तक देखा था? तो पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि किस तरीके से फ्रांस में मीन्स फ्रांस की सारी स्टोरी देखने के बाद यूरोप में क्या था, सोसाइटी में डिविजन्स क्या था। आपने देखा था कि एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्री क्लास था, उसमें बीच में एक आया था मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास के जनरेट होने के बाद हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि लिबरल नेशनलिज्म, जो कि मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी, जो उनकी थिंकिंग थी, उस चीज का मतलब क्या था लिबरल नेशनलिज्म का। ठीक है, अब देखो वो चीज उधर चल रही थी, सारी सोसाइटी की बात चल रही थी, साथ ही साथ 1815 के टाइम पे, ठीक है, जब 1815 में आपको पता है बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। वाटरलू में नेपोलियन के साथ एक बैटल हुआ था जिसमें नेपोलियन हार गया था। और इस बैटल में मेन चीज क्या है कि कौन कौन सी कंट्रीज थी। ठीक है, नेपोलियन एक साइड में था, दूसरे साइड में कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो उन कंट्रीज का नाम था, शॉर्टकट में लिख दिया हूं ये, PRAB। 9th में भी पढ़े होगे ये मे बी, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो 10th में है PRAB, प्रेब। ये क्या है? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। याद करना बहुत इजी है, इया याद करो, इया से कौन सी कंट्री है? बेसिकली प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। रसिया याद करो, रसिया के पहले पी लगा लो, प्रूशिया हो गया। तो प्रूशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज थी जो नेपोलियन के अगेंस्ट थी। और इस वॉर में, बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन डिफीट हो गया था। और डिफीट होने के बाद ये जो यूरोपियन पावर्स थी, ठीक है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या किए? देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है, नेपोलियन लूज इन 1815 इन वाटरलू। हारने के बाद इसके साथ आपको पता है पहले कोई भी कंट्री अगर डिफीट होती थी तो उसके साथ कुछ संधि वगैरह साइन होता था, पीस ट्रीटी हो गई या अदर ऐसी चीजें कुछ साइन की जाती थी। तो नेपोलियन जब डिफीट हुआ, नेपोलियन जब लूज किया वॉर, तो इसके बाद ये जो चारों कंट्रीज थी, ठीक है, ये वियना में मिली। वियना एक जगह है, फ्रांस में ही है। तो वियना में ये सारी कंट्रीज मिली और वियना में ये बैठ के कुछ स्ट्रेटेजी डिसाइड की। क्या? मीट एट वियना टू ड्रॉ सेटलमेंट फॉर यूरोप। यूरोप का फर्दर कैसे, मीन्स उसकी बाउंड्री क्या होगी, क्या आगे की स्ट्रेटेजी होगी, यूरोप कैसा होना चाहिए, किस तरीके से इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है नेपोलियन उस टाइम बहुत एक्सपांसन कर रहा था अपनी एरियाज को। तो ये बेसिकली बना था कि यूरोप को बचाया जा सके। ठीक है, फ्रांस में पहले से ही आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन वगैरह हो रहा था। तो फ्रांस से यूरोप के अदर टेरिटरीज को बचाने के लिए मेन चीज ये हुआ था। ठीक है, ताकि फ्रांस फिर से, मीन्स नेपोलियन तो हार गया, तो इसके बाद ये मतलब बॉर्बन डायनेस्टी जो था, वहां पे जो मोनार्ची सिस्टम था उसको रिस्टोर किया गया। और उसके बाद ये चीज मेनली इसलिए किया गया कि दोबारा से वो मीन्स मोनार्ची सिस्टम वहां पे और दोबारा ही अपना टेरिटरी फर्दर एक्सपांसन न कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना। इसका मेन मोटो क्या था? कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि मेन मोटो क्या था, तो इसका मेन मोटो था टू रीस्टोर द बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी जो था, बर्बन डायनेस्टी कौन सा था? तो लुइस 16 की जो डायनेस्टी थी, ठीक है, जो पहले से चली आ रही थी, उस बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर करना इसका मेन मोटिव था। ठीक है, देखते हैं। देखो यूरोपियन पावर्स PRAB मतलब प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज वियना में मिली। व्हाई? टू ड्रॉ द सेटलमेंट फॉर यूरोप, टू ड्रॉ द सेटलमेंट फॉर यूरोप। नाउ कांग्रेस वाज होस्टेड बाय, इस वियना को, वियना की जो मीटिंग थी इसको कांग्रेस ऑफ वियना या वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था? द कांग्रेस वाज हेल्ड बाय, किसके द्वारा ये होस्ट किया गया था? सॉरी, होस्टेड बाय। होस्टेड बाय मींस कौन इसका लीडर था, कौन इसे होस्ट कर रहा था? तो ये होस्ट किया गया था एक ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा। ऑस्ट्रियन चांसलर, क्या नाम था उनका? तो ड्यूक मैटरनिच। ये पहले भी मैं नाम ले चुका हूँ। कहाँ लिया था? तो जहां मैंने बताया था कि इनका एक स्टेटमेंट था, व्हेन फ्रांस फिनिशेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, ये इन्हीं का स्टेटमेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके क्लास के लिए। तो ये थे ड्यूक मैटरनिच। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि कांग्रेस ऑफ वियना वाज होस्टेड बाय
ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में आपने दो चीज देखा, क्या कि 1815 में हुआ था और क्यों हुआ था, टू ड्रॉ द सेटलमेंट फॉर यूरोप, ठीक है, नेपोलियन के डिफीट होने के बाद यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए, और इसे होस्ट किसने किया था, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। क्लियर है? ओके, नाउ देखो अब आते हैं सीधा अपने वियना कांग्रेस पे। वियना कांग्रेस के क्या पॉइंट्स थे, ठीक है, क्या क्या उसमें मेन पॉइंट्स थे, किस पे डिस्कशन हुआ था। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, जो इसका मेन मोटिव था, ठीक है, उसको सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, जो लुइस 16 की डायनेस्टी थी, मींस मोनार्ची सिस्टम वाज रिस्टोर्ड, सीधा कह सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज पे कब्जा किया था उन सबको फ्रांस से छुड़ा लिया गया, ठीक है। ये चारों कंट्रीज ने मिलकर सारी अपनी टेरिटरीज को छुड़ा लिए। दो पॉइंट हो गया, पहला क्या, बर्मन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। सेकंड पॉइंट कि द एरियाज या द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय नेपोलियन वर फ्रीड, ठीक है, उनको छुड़ा लिया गया। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय नेपोलियन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट द फर्दर एक्सपांशन, टू प्रिवेंट द फर्दर एक्सपांशन, मतलब कि फ्रांस जो है अपनी बाउंड्री लाइन को, अपनी टेरिटरी को और आगे न बढ़ा पाए, जैसा कि अभी तक नेपोलियन करता आ रहा था, ठीक है। तो टू प्रिवेंट द फर्दर एक्सपांशन, ताकि फ्रांस अपनी बाउंड्री न बढ़ा पाए, इसके लिए क्या किया गया, टू प्रिवेंट द फर्दर एक्सपांशन स्टेट्स वर established, states were set up at the boundaries, ठीक है। टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन स्टेट्स वर सेट अप ऑन बाउंड्रीज, मतलब कि जो भी फ्रांस की बाउंड्रीज थी उस पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बन गए। जैसे देखो ये फ्रांस है तो इधर एक स्टेट बन गया, यहाँ एक स्टेट बन गया। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपकी टेरिटरी है ये सेपरेटेड रहेगी। अभी देखो इंडिया और आप चाइना ले लो, इंडिया चाइना के बीच में नेपाल है, तो चाइना को अगर इंडिया पे अटैक करना हो तो क्या करेगा, पहले नेपाल से होके आएगा। और इधर अगर पाकिस्तान में चले जाएं तो देखो पाकिस्तान हमेशा अटैक करता रहता है, हमेशा लड़ाई होती रहती है। क्यों होती है, क्योंकि बीच में कोई टेरिटरी है नहीं, तो पाकिस्तान के पास डायरेक्ट ऑप्शन रहता है हमारे ऊपर अटैक करने का, इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन चाइना को अगर इंडिया पे अटैक करना है तो उसे पहले नेपाल से होके पास होना पड़ेगा, डायरेक्ट कूद के तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज जो है बीच में अगर एक टेरिटरी सेटअप हो जाए तो इससे एरिया सिक्योर हो जाते हैं, फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो सकता है आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए टू प्रिवेंट द फर्दर एक्सपेंशन स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज, ठीक है। नाउ अब देखो यहां तक तो पॉइंट सिंपल थे, याद हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा बहुत नहीं है। लेकिन इसके बाद ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये टिपिकल नेम है, फैक्चुअल डिटेल्स मींस कह सकते हो तथ्यों पे आधारित एक डिटेल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि अब आप दिमाग में आ रहा होगा कि याद कैसे करेंगे, फैक्चुअल डिटेल्स है, नाम है नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम, ठीक है। तो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखो हिस्ट्री पढ़ते टाइम जो भी स्टेट आ रहे हैं, जो भी कंट्रीज आ रही हैं, सबसे पहले उसका मैप देखो, ठीक है। मैप जब तक नहीं देखोगे, अब देखो फ्रांस की पूरी स्टोरी पढ़ रहे हो तो फ्रांस की मैप देखो, फ्रांस में पेरिस कहाँ पे है आपको पहले बताया गया है, वो मर्साइलेस कहाँ पे है। उसके बाद आप ये देखो कि इसके अगल बगल की जो भी टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, प्रूशिया कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीजें जब क्लियर रहेंगी तो स्टोरी पढ़ने में और अच्छा लगेगा और मजा आएगा स्टोरी पढ़ने में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे किसी न किसी पार्ट के एरियाज के टेरिटरीज के नाम हैं, तो ये आपको तभी समझ आएगा जब आप मैप देखे रहोगे। मैं समझ तो आ जाएगा ऐसे भी, लेकिन मैप देखे रहोगे तो याद तुरंत हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। जो भी टेरिटरीज हैं इसको एक बार अपने सर्च बॉक्स में डालो, जैसे मान लो नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम है तो लिखो सर्च बॉक्स में नीदरलैंड इंक्लूडिंग नीदरलैंड इन 1815, ये 1815 की कहानी है। तो 1815 में नीदरलैंड कैसा था, 1815 में बेल्जियम कैसा था, ये सारी एरियाज को 1815 के साथ लिख के एक बार मैप देख लो, देखना याद हो जाएगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। क्या है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम सेटअप इन नॉर्थ। देखो ये फ्रांस अगर है, एक बार मैं भी सिंपल मैप से बता रहा हूँ, ज्यादा मतलब एग्जैक्ट मैप तो नहीं बनाऊंगा। ये मान लो कि ये फ्रांस है, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में यहाँ पे बेल्जियम और नीदरलैंड दो स्टेट्स बने। नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम और सेटअप इन नॉर्थ, याद करना, मैप से याद करोगे याद हो जाएगा। नीदरलैंड एंड बेल्जियम वर सेटअप इन नॉर्थ। सेकंड पॉइंट क्या है, जेनोवा was added in Piedmont in south। साउथ साइड ये नॉर्थ है तो साउथ साइड इधर आएगा और यहाँ पे आपका पाइडमोंट है, तो पाइडमोंट में जिनोवा को ऐड कर दिया गया। किसको, जिनोवा।
जेनोवा वॉज एडेड टू पाइडमोंट। एक हो गया आपका नॉर्थ का, नॉर्थ पे क्या पढ़े, नीदरलैंड, नॉर्थ एंड से नीदरलैंड याद कर लेना, ठीक है। नीदरलैंड एंड बेल्जियम वॉज सेटअप इन नॉर्थ। साउथ की क्या कहानी है, तो जेनोवा वॉज एडेड टू पाइडमोंट, सर्दिनिया पाइडमोंट का नाम सुने होगे, द ओनली प्रिंसली स्टेट्स, उस टाइम सिर्फ एक ही प्रिंसली स्टेट थी, वो थी सर्दिनिया पाइडमोंट। ये बात की बात है। फिलहाल क्या है कि नॉर्थ में क्या हो गया, नीदरलैंड एंड बेल्जियम, साउथ में क्या हो गया, जेनोवा वॉज एडेड टू पाइडमोंट इन साउथ। नाउ प्रूशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ठीक है। अब देखो ये आपका यहाँ पे प्रूसिया है, ठीक है, ये आपका टेरिटरी ऑफ प्रूसिया है। तो प्रूसिया में वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, इसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स में कुछ और भी टेरिटरीज ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रूसिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स, इसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, इस प्रूसिया का जो वेस्ट साइड है, इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में इसको कुछ और भी टेरिटरीज मिल गई। कहाँ से मिली, तो इसी का पार्ट, ठीक है, कुछ इसको दे दिया गया, जो मतलब जिसके कारण ये फर्दर बाउंड्री एक्सपांड ना कर पाए। तो 3 पॉइंट, नॉर्थ में नीदरलैंड एंड बेल्जियम, साउथ में जेनोवा वाज एडेड टू क्या है, पाइडमोंट, एंड ये क्या है, प्रूसिया। प्रूसिया में क्या ऐड किया गया था, तो प्रूसिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इतना टिपिकल लिखो, सिंपली भी आप लिख सकते हो कि सम पार्ट्स वर एडेड टू प्रूसिया इन वेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। देखो ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका इटली है, ठीक है। इटली मतलब ये इटली का, आगे आपको पढ़ोगे कि इटली का जो मेन चीज था, मीन्स मेन फॉर्मेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये तो बात की कहानी है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ये यूनिफाइड इटली नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो कंट्री अभी इटली है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक टेरिटरी था, वो भी किंगडम ऑफ इटली था, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हुआ, एंड ईस्टर्न रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सैक्सनी। देखो ये था आपका रसिया, ठीक है, यही बीच में है। तो ईस्टर्न रसिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सनी, सॉरी, हाँ देखो रसिया में कुछ सैक्सोनी का पार्ट ऐड हो गया, एंड जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक बार फिर से इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या हुआ, देखो मेरे साथ याद करो, ठीक है। पहला पॉइंट, नॉर्थ साइड में क्या हुआ, तो नॉर्थ साइड में बेल्जियम एंड नीदरलैंड वर्ड सेटअप, नॉर्थ साइड में क्या हुआ, बेल्जियम और नीदरलैंड सेटअप हुआ। साउथ साइड में आ जाए तो जेनोवा वाज एडेड टू पाइडमोंट, पाइडमोंट में जेनोवा ऐड हो गया। नाउ इन प्रूसिया वाज गिवन सम पार्ट्स इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्रूसिया के वेस्टर्न फ्रंटियर्स में कुछ पार्ट्स उसको दिया गया। नाउ ऑस्ट्रिया वाज गिवन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, इटली का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, एंड द क्या है, रसिया, ईस्टर्न रसिया, ईस्टर्न रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ सैक्सनी, सैक्सनी का कुछ पार्ट्स ईस्टर्न रसिया को दिया गया, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर लेफ्ट अनटच्ड। ये क्या है, देखो जर्मन, नेपोलियन ने पहले ही जर्मनी में 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था। 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या है कि जर्मन स्पीकिंग 39 टेरिटरीज, जर्मन स्पीकिंग 39 टेरिटरीज मतलब जर्मन बोलने वाले 39 टेरिटरीज का एक यूनियन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो उस चीज को इन्होंने अनटच्ड रखा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्या, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर लेफ्ट अनटच्ड, इसको अनटच्ड छोड़ दिया गया, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे सबको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कह सकते हो कि वियना कांग्रेस के क्या क्या पॉइंट्स थे, वियना कांग्रेस क्या था, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया न्यू कंजर्वेटिव। अच्छा कंजर्वेटिज्म का वर्ड मतलब तो मैंने बताया ही नहीं, कंजर्वेटिज्म क्या है। देखो एक वर्ड सुने होगे, 9th में भी पढ़े होगे, कंजर्वेटिव्स, ठीक है, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स, ये 3 वर्ड था। तो कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, रूढ़िवादी सोच की, जो पुराने विचारों के, मॉडर्न चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न में
मतलब प्रेजेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सोसाइटी को चेंज होता नहीं देखना चाहते हैं, वो उसका अपोज करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं कंजर्वेटिज्म। बेसिकली सीधा कह सकते हो कि ये पुरानी जो थिंकिंग है, पुराने जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजन्स हैं, उसको अभी कंजर्व करना चाहते हैं। कंजर्वेटिज्म से कंजर्व करना याद रख सकते हो, ठीक है, तो ये पुराने कस्टम्स को, पुराने ट्रेडिशंस को कंजर्व करना चाहते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि ये सारी चीजें क्या है, पुराना ट्रेडिशन ही है, ठीक है। लुइस 16 जो था वो मोनार्क सिस्टम का मोनार्ची था, तो मोनार्क सिस्टम को ही ये रिस्टोर करना चाहते थे। मीन्स बेसिकली क्या है कि ये रूढ़िवादी सोच के थे और ओल्ड थिंकिंग को दोबारा से कंजर्व करना चाहते थे, इसलिए इसका नाम है न्यू कंजर्वेटिज्म रखा गया है। बाकी इसमें न्यू कंजर्वेटिज्म में मेनली कांग्रेस ऑफ वियना की ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया इस लेक्चर में कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।